नमस्कार, मैं हूं तनुजा। आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। शिक्षक दिवस पर सड़कों पर उतरे शिक्षक, मांगों को लेकर निकाला मौन जुलूस। शिक्षक दिवस पर भूखे रहे शिक्षक, पुरानी पेंशन बहाली की मांग पर धरना। रुद्रपुर में कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान, जिला अध्यक्ष चयन पर मंथन। कांग्रेस का संगठन सृजन जिला अध्यक्ष चयन के लिए रायशुमारी, 5 लोगों ने जताई दावेदारी। रुद्रपुर में कांग्रेस की बैठक में हंगामा, गुटबाजी ने लिया मारपीट का रूप। धामी सरकार हर मोर्चे पर फेल, 2027 में कांग्रेस करेगी जोरदार वापसी। कटिवा में हर्षोल्लास के साथ जश्न ईद मिलादुल नबी जुलूसे मोहम्मदी निकाला गया। कनारी चीना अस्पताल में स्टाफ की कमी, ग्रामीण रहे परेशान। अल्मोड़ा में पुलिस का नशे पर वार, 15.90 ग्राम स्मैक के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। हल्द्वानी में 147वीं ऐतिहासिक रामलीला का आगाज। रामनगर मंडी में 10 दुकानों व नीलामी चबूतरे का शिलान्यास। शिक्षक दिवस के मौके पर जहां देश भर में गुरुजनों का सम्मान किया गया, वहीं चंपावत जिले में शिक्षक अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर आए। राजकीय शिक्षक संघ चंपावत के जिला अध्यक्ष जगदीश अधिकारी के नेतृत्व में सैकड़ों शिक्षकों ने गुरुवार को लोहाघाट के शीतला माता मंदिर से लेकर एसडीएम कार्यालय तक मौन जुलूस निकाला। शिक्षक पदोन्नति, प्रधानाचार्य सीधी भर्ती पर रोक और स्थानांतरण व्यवस्था में सुधार जैसी मांगों को लेकर पिछले 19 दिनों से आंदोलनरत हैं। जिला अध्यक्ष जगदीश अधिकारी ने सरकार पर शिक्षकों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है, अगर जल्द ही मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा। सरकार की ओर से अभी तक कोई इस तरह का कोई प्रस्ताव आया नहीं है। बीच में कुछ छूट जो हमारे जीओस थे वो उन्होंने किए हैं, लेकिन जो हमारी बहुत बड़ी मांग है पदोन्नति, क्योंकि बहुत लंबे समय से हमारे शिक्षक साथी पदोन्नति की राह देख रहे हैं और वर्ष 2018 से पदोन्नतियाँ अभी तक बहाल नहीं हो पाई हैं। इसलिए हम जब तक हमारी पदोन्नतियाँ बहाल नहीं होंगी तब तक इस आंदोलन को जारी रखेंगे। तो हमारा आंदोलन वैसे तो 16 जून से प्रारंभ हो गया था, 16 जून क्यों 1 जून से प्रारंभ हो गया था। 16 जून को हमने निदेशालय में धरना प्रदर्शन किया था। उसके बाद हमारा असहयोग आंदोलन चला। 18 अगस्त से हमने चौकडाउन हड़ताल किया था। छात्र हित को ध्यान में रख करके हमने चौकडाउन हड़ताल का निर्णय 30 तारीख को वापस ले लिया है और उसके बाद हम शिक्षण कार्य करेंगे और कोई भी कार्य नहीं करेंगे। आज मौन जुलूस के रूप में सरकार को एक संदेश देना चाहते हैं कि यदि आपका रवैया अभी भी हमारे प्रति, हमारी मांगों के प्रति सही नहीं रहेगा तो हम आंदोलन को और तेज करेंगे। 19 दिन तक शिक्षक आंदोलन जो है तो पूरा प्रदेश में जो है तो हमारा गति पकड़ा हुआ आंदोलन, और हम चाहते हैं कि सरकार जो है तो जो शिक्षकों की जायज़ मांगें हैं उन पर जो है तो यथाशीघ्र निर्णय ले, और जो है तो छात्र हित को देखते हुए संगठन ने जो निर्णय लिया हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन सरकार के जो अन्य काम है जैसे डाक भेजना या विद्या सेतु वगैरह, इन सब चीज़ों को संगठन के आह्वान पर हम लोग इनको बिल्कुल नहीं करेंगे और हम केवल शिक्षण कार्य ही करेंगे। अगला कदम जो है तो क्योंकि अभी बरसात और आपदा को देखते हुए संगठन द्वारा आंदोलन को स्थगित किया गया है, इसलिए आंदोलन को दोबारा जो है तो पुनः यथास्थिति रहने पर पुनः जारी किया जाएगा और पूरे प्रदेश स्तर पर शिक्षक जो है तो अब बंद ऑफिसों में नहीं सड़कों पर भी आंदोलन करने के उतावला। शिक्षक दिवस के दिन जहां शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है, वहीं चंपावत में शिक्षक पूरे दिन भूखे रहकर सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर गए। पुरानी पेंशन बहाली मोर्चा के राष्ट्रीय आह्वान पर शुक्रवार को चंपावत जिले के शिक्षक व कर्मचारी जिला अध्यक्ष गोविंद सिंह मेहता के नेतृत्व में एसडीएम कार्यालय लोहाघाट में धरने पर बैठे। इस दौरान सभी ने 1 दिन का उपवास रखा और सरकार पर उनकी मांगों को अनदेखी करने का आरोप लगाया। गोविंद सिंह मेहता ने कहा कि पेंशन बंद कर सरकार ने कर्मचारियों और शिक्षकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। उन्होंने चेतावनी दी है, अगर पुरानी पेंशन बहाल नहीं की गई तो 1 अक्टूबर को ट्विटर अभियान और 25 नवंबर को दिल्ली महाआंदोलन होगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर 1 दिवसीय उपवास कार्यक्रम जो शिक्षकों के सम्मान का दिन होता है, उस पर उपवास कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है पूरे देश भर में, क्योंकि हम सभी शिक्षक कर्मचारी अपनी जो एक सूत्री मांग है पुरानी पेंशन की बहाली के लिए, उसके लिए सरकार पर निरंतर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं और सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि कर्मचारियों की केवल एक ही मांग है। जो कर्मचारी 60 साल तक पूरे देश की सेवा करता है, पूरे राज्य की सेवा करता है, उसको जो है तो जो बुढ़ापे का सहारा है
उसकी बहाली की मांग कर रहे हैं। इसलिए हमारा सरकार से निवेदन है कि आप हमको एनपीएस और यूपीएस के झुंझुने में मत फंसाइए। हमारी केवल एक सूत्री मांग है, आप पुरानी पेंशन की बहाली कर दीजिए और हमारे सारे शिक्षक कर्मचारी साथी पूरे देश के विकास में तन मन धन से अपना योगदान देने के लिए तत्पर हैं। अगर ये मांगें नहीं मानी जाती हैं तो आने वाले समय में 1 अक्टूबर को हमारा ट्विटर पर महाअभियान चलेगा और 25 नवंबर को देशव्यापी जो हमारा आंदोलन है देश की राजधानी दिल्ली में पुनः 1 अक्टूबर 2023 की तरह देश भर के सारे शिक्षक कर्मचारी साथी, रेलवे के कर्मचारी हों या अन्य संगठनों के साथी हों, सब कर्मचारी साथी दिल्ली में इस सरकार के खिलाफ जो है तो पुरानी पेंशन की बहाली के लिए आंदोलन करेंगे। और आने वाले जो हमारे जितने भी चुनाव वगैरह होंगे उनमें जो है तो सरकार के इस मंसूबों पर पानी फेरने का प्रयास करेंगे कि वो पुरानी पेंशन की बहाली हमारी शीघ्रता से करे करके। इससे सर बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है क्योंकि शेयर बाजार आधारित एनपीएस योजना 1 अक्टूबर 2005 से हमारे प्रदेश में लागू की थी और पूरे देश पर 1 अप्रैल 2004 से लागू की गई थी सरकार के द्वारा। उसमें बीच में क्योंकि सरकार को भी लग रहा है जिस प्रकार से हमारे कर्मचारी साथी 20-25 साल की सेवा के बाद रिटायर हो रहे हैं, किसी को 100 रुपये, किसी को 150 रुपये, किसी को 2000, किसी को 5000 रुपये एनपीएस के तौर पर पेंशन के रूप में मिल रहे हैं जो एन्युटी के तौर पर है। और बाकी जो हमारा अंश शेयर बाजार पर लगाया गया है बार बार जो है तो वो ऊपर और नीचे बढ़ता है जिससे अनिश्चितता बनी रहती है। अब सरकार के द्वारा एक यूपीएस के तौर पर एक दूसरी नीति लागू की गई है जिसमें वो सरकार कह तो रही है कि हम 50% पेंशन दे रहे हैं, लेकिन सरकार कर्मचारी के जमा धनराशि का लगभग 90% हिस्सा हड़प ले रही है जिसको सरकार नहीं दे रही है। तो वो बड़ा प्रश्न चिन्ह है। एक कर्मचारी जो है तो एक अंशदान जो है तो अपना मासिक अंशदान जो है तो सरकार 14% दे रही है और कर्मचारी 10% दे रहा है। सरकार जो है तो उसको हड़पने का प्रयास कर रही है और खाली यूपीएस के तौर पर 50% पेंशन देने की बात तो कर रही है, लेकिन हमारा एक जो बहुत बड़ी अमाउंट है उसको हड़पा जा रहा है, लेकिन कर्मचारी को सूखा घर भेजने का काम कर रही है केवल पेंशन देने के साथ। तो यह बड़ा अन्याय है कर्मचारियों के साथ। हमारी एक ही मांग है कि आप पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू कर दीजिए और हमारा जो अंशदान है हमको दे दीजिए और पुरानी पेंशन के तौर पर हमें 50% बेसिक के आधार पर पेंशन व्यवस्था लागू कर दिए। जिस प्रकार से हमारे देश के माननीय सांसद और विधायक लोग लेते हैं उसी तरीके से पेंशन हमको भी दे दीजिए। रुद्रपुर में कांग्रेस पार्टी के संगठन सृजन अभियान के तहत अहम बैठक की गई। सिटी क्लब में आयोजित बैठक में एआईसीसी पर्यवेक्षक और हरियाणा के पूर्व मंत्री रावदान सिंह, लोहाघाट विधायक खुशाल सिंह अधिकारी और वरिष्ठ नेता राजेंद्र सिंह बिष्ट पहुंचे, जिनका पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। बैठक में उधम सिंह नगर जिले के नए जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष के चयन पर चर्चा हुई। पर्यवेक्षक रावदान सिंह ने बताया कि जिले में 2 जिला अध्यक्ष बनाए जाएंगे। इसके लिए 6 नामों पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कांग्रेस 2027 में विधानसभा चुनाव में पूरी मजबूती के साथ उतरेगी और भाजपा को कड़ी चुनौती देगी। साथ ही संगठन को बूथ स्तर पर सक्रिय करने की रणनीति पर भी मंथन किया गया। हमारे साथी भाई राजेंद्र जी बिष्ट साहब, जिनमें आपका उत्तराखंड और उसके बाद में उड़ीसा। ये संगठन सर्जन अभियान आदरणीय राहुल गांधी जी द्वारा शुभारंभ किया गया है। इसमें शुरुआत हमने की गुजरात से, उसके बाद में हरियाणा और मध्य प्रदेश को संपन्न करने के बाद अब 4 प्रदेशों के अंदर, जिसके अंदर उड़ीसा, झारखंड, पंजाब और उत्तराखंड, इन 4 प्रदेशों को लिया है। हमें एआईसीसी की तरफ से एज ऑब्जर्वर भेजा गया। यहाँ हम सब लोगों से मिलेंगे। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ उधम सिंह नगर में एज ऑब्जर्वर एआईसीसी बन के आने का। यहाँ 7 विधानसभा है और 2 महानगर है उसके अंदर। ये 9 मिलाकर के उधम सिंह नगर है जहाँ के अध्यक्ष का यहाँ चयन करना है। हम तकरीबन सभी विधानसभा क्षेत्रों में जा चुके हैं। आज संपन्न हो जाएगा वहाँ। आज यहाँ पर आपसे मुलाकात करने का मौका मिला है प्रेस वालों से। कल सुबह यहाँ इसके लिए रुद्रपुर के लिए लोगों को कहा है कि आकर उनसे भी विचार विमर्श करेंगे और मैं समझता हूँ अगले 13-14 तारीख तक हम ये जो रिपोर्ट्स तैयार कर लेंगे और इस महीने के आखिर तक मैं समझता हूँ कि एआईसीसी की तरफ से इस पर फैसला तकरीबन हो जाएगा और आपको नया अध्यक्ष मिल जाएगा। इसी प्रकार चीज चलती रहेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगी। हम इस बात की निंदा करते हैं। अगर हमारे ही कार्यकर्ता आपस में अगर कोई मनमुटाव रख रहे हैं तो गलत बात है। मतभेद नहीं होना चाहिए। मनमुटाव विचारों में भिन्नता हो सकता है, तो वो हम देखेंगे कि कौन आदमी दोषी है, तो उसको अगर दोषी होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी और भविष्य में ऐसा ना हो ऐसा इंतजाम भी हम करके रखेंगे, क्योंकि पार्टी संगठित रहेगी, इकट्ठे रहेंगे, ताकत तभी रहेगी। तो पूरे का तो एक ही रहेगा। महानगर के लिए एक यूनिट अलग बनाई है जिसमें रुद्रपुर और काशीपुर एक यूनिट अलग है।
तो वो पूरी देखने की बात तो ये है, जैसे जैसे प्रारूप बढ़ता जा रहा है, अब महानगर का प्रारूप बढ़ रहा है तो आपके वार्ड्स भी बढ़ रहे होंगे। म्युनिसिपल कॉर्पोरेट के लिए जैसे बढ़ते हैं, नगर निगम बनती है, तो वो जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे। अभी लोकसभा के लिए सीटें 545 थी, अब उसमें बढ़ रही है 543 से ज्यादा, तो आपने पार्लियामेंट भी आगे क्षेत्र बढ़ेंगे, पॉपुलेशन के साथ चलेगा। कांग्रेस ने देश भर में संगठन सृजन कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें कार्यकर्ताओं की राय से नए जिलाध्यक्ष चुने जा रहे हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को पर्यवेक्षक और राजस्थान के पूर्व मंत्री संगीता बेनीवाल लोहाघाट पहुंची। जिलाध्यक्ष पूरन सिंह कठायत के नेतृत्व में उनका जोरदार स्वागत किया गया। एनेक्सी भवन में आयोजित बैठक में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं, खासकर महिलाओं ने हिस्सा लिया। चंपावत जिलाध्यक्ष की कुर्सी के लिए पूरन सिंह कठायत, ओंकार धोनी, डॉक्टर महेश डेक, पुष्कर बोहरा, भुवन चौबे और चिराग फर्तियाल ने दावेदारी पेश की है। पर्यवेक्षक संगीता बेनीवाल ने कहा कि अब सिफारिश से नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं की राय से जिलाध्यक्ष चुना जाएगा। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस 2027 में उत्तराखंड में जोरदार वापसी करेगी, जबकि धामी सरकार में जनता भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और बदहाल सड़कों से परेशान है। सरकार है उसकी नीतियों से जिस तरह से हमारे कांग्रेस पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी खड़गे, हमारे लोकप्रिय नेता श्री राहुल गांधी जी व संगठन महासचिव श्री केसी वेणुगोपाल जी की ये विचारधारा थी कि राज्यों में संगठन बहुत मजबूत होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जब जब भी सत्ता में आई है उन्होंने हमेशा किसान की बात की है, युवाओं की बात की है, महिलाओं की बात की है। पार्टी ने हमेशा काम करा है, नई नई योजनाएं बनाई है, परंतु उन बातों को कहीं ना कहीं गांव ढाणी तक पहुंचाने में हम लोग असक्षम रहे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो काम तो बहुत करती है पर बता नहीं पाती। भारतीय जनता पार्टी काम नहीं कर कर बताना ज़्यादा जानती है। तो कहीं ना कहीं हमारे नेताओं ने ये महसूस किया कि संगठन जो है वो जब मजबूत होगा तभी कहीं जाकर हमारी सारी कांग्रेस की विचारधाराएं, कांग्रेस की रीतियाँ नीतियाँ आम जन तक पहुंच पाएगी। तो उसको लेकर एक आम व्यक्ति भी अपना जिला अध्यक्ष बन सके, ये सोच हमारे राहुल गांधी जी की रही है। और उन्होंने ये कहा कि अब से जो राज्यों में वरिष्ठ नेताओं द्वारा जिला अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी जाती थी उसको समाप्त कर बाहर के ऑब्जर्वर लगाकर वहाँ की सारी 8 से 10 दिन वहाँ ऑब्जर्वर रहेगा और वहाँ पर एक एक व्यक्ति की राय जानेगा, उनके विचार जानेगा और वो सारे की सारे बातें लेकर और एक गठरी में AICC पहुँचेंगे और AICC जाकर हम हमारे आला कमान को ये सारे यहाँ की जानकारी देंगे। उसके बाद वो जिला अध्यक्ष की नियुक्ति करेंगे। तो उनकी विचारधारा थी कि जिला का अध्यक्ष आम कार्यकर्ता भी बन सकता है।
चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाहे मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। अपनों को कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान की बैठक रुद्रपुर में उस समय हंगामे में बदल गई जब दो गुट आपस में ही भिड़ गए। सिटी क्लब में हुई बैठक में एआईसीसी ऑब्जर्वर डॉक्टर नरेश कुमार और कांग्रेस नेता प्रदीप टमटा मौजूद थे। शुरुआत में गाली गलौज हुई, लेकिन बीच बचाव कर मामला शांत कराया गया। हालांकि बैठक खत्म होते ही दोनों गुटों में जमकर मारपीट हुई। इस दौरान वरिष्ठ नेता राजेंद्र मिश्रा पर हमला हुआ और उनके कपड़े तक फट गए। इसके बाद एक पक्ष सीधे पुलिस चौकी पहुंचा और कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष सीपी शर्मा ने आरोप लगाया है कि कुछ लोग संगठन को कब्जाने और रिमोट कंट्रोल से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं महिला कांग्रेस उपाध्यक्ष मीना शर्मा ने घटना को दुखद बताते हुए कहा कि घर की अंदरूनी लड़ाई है और पार्टी इसे सुलझा लेगी। उन्होंने दावा किया 2027 में कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी। देखिए, वो सब जग जाहिर है। सारे हमारे पर्यवेक्षक महोदय, जो हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, सब मंच पर मौजूद थे। इतनी जल्दी अध्यक्ष बनने की किसी व्यक्ति को थी कि वो चाहता था कि मुझे आज ही अध्यक्ष का लेटर मिल जाए। तो जल्दबाजी का नतीजा यही होता है। कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी का संविधान है, कांग्रेस पार्टी के अपने पर्यवेक्षक हैं, हाईकमान है। उनके अनुसार जो प्रोसीजर है उसके द्वारा अपनाते हुए पार्टी कार्रवाई कर रही है, पार्टी कार्यक्रम तय कर रही है। अगर किसी को बहुत ही ज्यादा जल्दी है, जो 15 वर्षों से किसी पार्टी के कार्यक्रम में नहीं आया, उसको मंच कांग्रेस का इतनी जल्दी, अगर उसके मन में इतना बड़ा वो लालच है कि वो मिनट नहीं लगा रहा है, उसके लिए उसने इतना उतावलापन कर दिया कि मुझे माइक पे मैं नाम बोल रहा था, उसको इतना भी सब्र नहीं हुआ कि मेरा भी नंबर आएगा स्वागत करने का। मैं अपने पुराने नेताओं को, जो कांग्रेस पार्टी के समर्पित लोग हैं, जो कांग्रेस पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, मैं पहले उनको मंच दूंगा या उस व्यक्ति को मंच दूंगा जो व्यापारियों के लिए जो है इधर उधर की बातें करता है। तो ये सारी बातें आने वाले समय में पर्यवेक्षक महोदय को सामने हुआ है। इसको हमें कुछ उनको बताने की भी जरूरत नहीं है, सबने अपनी आंखों से देखा है। और जल्दी ही हम इस पे अपनी और भी लंबी बात करेंगे आपके साथ में। लेकिन मैं कहता हूं कि ठंडा करके खाना चाहिए, इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है। आप इनके जो नेता हैं, जिनको ये मानते हैं, वो चाहते हैं कि रुद्रपुर व्यापार मंडल का जो अध्यक्ष है उनका समधी बन जाए और ये नगर अध्यक्ष बन जाए और मैं रिमोट से कांग्रेस को और व्यापार मंडल को चलाऊं। देखिए, हमारे राहुल गांधी जी माननीय नेता पूरे देश में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए उन्होंने एक कार्यक्रम चलाया है, कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान। उसके तहत पूरे देश में ऑब्जर्वर जा रहे हैं और जिस प्रदेश में जा रहे हैं वहाँ के भी 3 ऑब्जर्वर मिलके पैनल बना के, और वो चाहे जिला अध्यक्ष के लिए चाहे महानगर अध्यक्ष के लिए संगठन कैसा काम कर रहा है, जहाँ पर अध्यक्ष नहीं है या जहाँ पर काम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सारा सुझाव लेने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं से, कांग्रेस पार्टी के नेताओं से हमारे ऑब्जर्वर आए थे और वो अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, परिवार है, कहीं ना कहीं किसी बात पर मनमुटाव होता है और वो नहीं होना चाहिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हमें बड़ा खेद है, क्योंकि एक तरफ हमारे जो ऑब्जर्वर दिल्ली से आए थे और 2 दिन पहले ही उनके पिताजी की मृत्यु हुई थी, अगले दिन संस्कार हुआ और जिस दिन रुद्रपुर पहुंचे उस दिन अस्थि विसर्जन करके एक कर्मठ व्यक्ति यहाँ पर संगठन को मजबूती देने के लिए आए थे और उनके सामने जिस तरह से एक मंच पर बैठने के लिए बखेड़ा खड़ा हुआ, वो बहुत निंदनीय है और आगे जो हुआ वो भी सब दुर्भाग्यपूर्ण रहा और इसको हमारे पार्टी के लोग संज्ञान में लेके ठीक करेंगे। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण देखिए, निश्चित चिंता की बात है, क्योंकि एक तरफ हमें बीजेपी से लड़ना है, जो जुमले और वादे करके सत्ता में बैठे हैं और लगातार जनता को ठगा है,
लेकिन अगर उस जनता के बीच में हम एकजुट होकर और जनता को समझाने का काम और पार्टी को मजबूत करने का काम हमें जो करना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो निश्चित जो 2027 है वो पार्टी के लिए। राजस्थान की पूर्व मंत्री और कांग्रेस की दिग्गज नेता संगीता बेनीवाल शुक्रवार को लोहाघाट पहुंची। कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद प्रेस वार्ता में संगीता बेनीवाल ने मुख्यमंत्री धामी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि टनकपुर में बाढ़ पीड़ित बेहाल हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने न तो कोई राहत पैकेज दिया और न ही पीड़ितों से मिले। चंपावत में सड़कों की बदहाली को लेकर भी उन्होंने सरकार को घेरा। बेनीवाल ने कहा कि धामी सरकार हर मोर्चे पर फेल साबित हो रही है और जनता परेशान है। उन्होंने दावा किया कि 2027 में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी। देखिए, कांग्रेस लगातार प्रयास कर रही है। हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने अभी वोट चोरी को लेकर भी बहुत बिहार में एक पूरा माहौल पलट दिया, जिससे कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के होश उड़ गए। तो लगातार पार्टी कुछ ना कुछ इस तरह का एजेंडा लेकर आ रही है कि जो झूठ पे आई हुई सरकार है, बड़े बड़े झूठे सपने युवाओं को दिखाकर जो सत्ता में सरकार आई है, उसकी जो सच दिखाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। और यहाँ पर भी उत्तराखंड में जो काफ़ी ऐसे मुद्दे हैं और जिस पर पुष्कर सिंह जी धामी मुख्यमंत्री पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। मैं स्वयं जब यहाँ पहुँची तो बहुत तेज़ बारिश थी, आंधी तूफान था, तो मैं कई जगह पहुँची जहाँ पर पानी भरा हुआ था, उनकी निकासी का कोई अता पता नहीं था। और बड़ी दुख और खेद की बात है कि पुष्कर सिंह धामी टनकपुर में उसी दिन होते हैं, लेकिन ना तो वो कोई प्रशासन को दिशा निर्देश देते हैं, ना बाढ़ पीड़ित लोगों से मिलते हैं, ना कोई पैकेज की बात की जाती है। मैं जब ऊपर चंपावत आई तब यहाँ पर मैंने देखा कि रोडों का हाल इतना बुरा हो रखा है, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। तो पूरी तरह से फेलियर साबित हो गए हैं हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बड़ा ही मुझे खेद हुआ कि देवभूमि है, तपोभूमि है। जब मैं एक विचार करके यहाँ पर आई थी राजस्थान से, तो उसका एकदम उलट मैंने यहाँ पर देखा कि कहीं पर भी कोई विकास नाम की चीज़ नहीं है और आम व्यक्ति काफ़ी परेशान है, ताही मचा रहा है। बिल्कुल पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस यहाँ पर आएगी, मुझे ऐसा पूरा भरोसा व विश्वास है। अभी भी हमारे कई सारे विधायक यहाँ पे जीते हैं, परंतु आने वाले समय में 2027 में हम अपनी सरकार बनाएंगे और इस झूठी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की योम पैदाइश पर खटीमा में जश्न ईद मिलादुल नबी बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया। नूरी मस्जिद और जामा मस्जिद से निकला जुलूस मोहम्मदी मुख्य मार्गों से होकर गुजरा। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए और अमन, चैन और भाईचारे का संदेश दिया। शहर की गलियों और इबादतगाहों को रोशनी से सजाया गया। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक जुलूस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। युवाओं ने हाथों में तिरंगा और इस्लामी झंडे थामकर नारे लगाए। जगह जगह लंगर का आयोजन किया गया और पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व ट्रैफिक व्यवस्था संभालते हुए जुलूस का साथ दिया। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1500 साला योम विलादत के मौके पर एक शानदार जुलूस मोहम्मदी का एहतमाम और इंतज़ाम किया गया, जिसमें हज़ारों की तादाद में आवाम के साथ तंजीम उलमाए अहले सुन्नत के तमाम ज़िम्मेदारान ने शिरकत की, जिसमें हज़रत मौलाना फ़रियाद आलम साहब, जनाब हाफिज़ अब्दुल वासिद साहब, मौलाना सईद अनवर साहब, मुफ्ती मुहाफिज़ रज़ा साहब, मौलाना अयास साहब, मौलाना आदिल फयाजी साहब, मौलाना जावेद साहब, मौलाना इरशाद वगैरह और दीगर तमाम उलमाए किराम ने शिरकत की और जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंजीम उलमाए अहले सुन्नत में इंतहाई कामयाब बनाने में पूरी जद्दोजहद की। अल्मोड़ा में कनारी सीना एलोपैथिक अस्पताल में स्टाफ की कमी से ग्रामीणों को गंभीर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 18 माह से अस्पताल सिर्फ एक फार्मासिस्ट के सहारे चल रहा है। आयुर्वेदिक डॉक्टर और फार्मासिस्ट को धौलचीना में अटैच कर दिया गया था
और अब तक उनकी तैनाती नहीं हुई। स्थिति यह है कि 5-6 ग्राम पंचायत के लोगों को इलाज के लिए धौलछीना या अल्मोड़ा जिला अस्पताल जाना पड़ रहा है। सड़क न होने से गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को डोली के सहारे अस्पताल पहुंचाना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि स्वास्थ्य सुविधाओं और सड़कों की कमी के कारण यहां से लगातार पलायन हो रहे हैं। अल्मोड़ा पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई की। रानीखेत में 2 तस्कर 15.90 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किए गए। एसओजी और कोतवाली रानीखेत की संयुक्त टीम ने चेकिंग के दौरान स्कूटी सवार अनिल कुमार व करण कुमार को पकड़ा। दोनों के कब्जे से 4,77,000 रुपए की स्मैक बरामद हुई। पुलिस के अनुसार आरोपी रुद्रपुर से स्मैक लाकर ऊंचे दामों पर बेचने की फिराक में थे। गिरफ्तार आरोपी में से एक के खिलाफ पहले से ही एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज है। हल्द्वानी की 147 साल पुरानी ऐतिहासिक रामलीला का आगाज आज धूमधाम से झंडा पूजन के साथ हुआ। शहर के गणमान्य लोगों की मौजूदगी में इस परंपरा की शुरुआत हुई, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु और नागरिक पहुंचे। हल्द्वानी का रामलीला मैदान इन दिनों भक्तिमय और उत्सव धार्मिकता का केंद्र बना है। खास बात यह है कि यहाँ दिन और रात दोनों समय रामलीला का मंचन होता है। जीवंत अभिनय और पौराणिक प्रसंग दर्शकों को आध्यात्म और भक्ति से सराबोर कर रहे हैं। यह आयोजन न सिर्फ धार्मिक आस्था बल्कि सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक धरोहर का भी प्रतीक है। आज हल्द्वानी की प्रमुख रामलीला, जो इस शहर की सबसे बड़ी रामलीला और प्रमुख रामलीला है, उसका 140 वर्षों से जो यहाँ पर लगातार यहाँ के निवासियों द्वारा यहाँ पर की जाती है, उसका आज उद्घाटन हुआ है। और अपने श्रद्धे गोपाल भट्ट जी, जो यहाँ के ब्राह्मण हैं, पंडित जी हैं, उनके द्वारा यहाँ पर विधि विधान से इसका आज पूजन किया गया और ध्वजा पताका यहाँ पर फहराई गई है। और दिन की रामलीला भी और रात की रामलीला, दोनों रामलीला इस मैदान में होती हैं। मैं सभी निवासियों से निवेदन करूंगा इसमें सब लोग आएँ और प्रभु राम से प्रार्थना करता हूँ कि हल्द्वानी में सुख शांति बने रहे, संपन्नता से सब लोग, सभी परिवार सुखी और संपन्नता के पूर्वक अपना जीवन यापन करें, यही मेरी प्रभु श्री राम से प्रार्थना है। देखिए, 147 वर्ष पुरानी ये हमारी दिन की रामलीला है, जो कि कुमाऊं गया उत्तराखंड की एकमात्र लीला है। और ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि 31 लोगों की जो संचालन समिति है वो इसको निर्विघ्न संपन्न करा रही है। और दिन की लीला हमारी 21 सितंबर से प्रारंभ होकर 2 अक्टूबर तक, और रात्रि लीला मथुरा से एक बहुत बढ़िया कलाकारों की टीम है, वो 22 तारीख से प्रारंभ होकर 2 अक्टूबर तक होगी। मेरा सभी धर्म प्रेमी राम भक्तों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर इस जो हमारा यज्ञ है उसको अपना उपस्थिति देकर सफल बनाए। देखिए, आज आपका 6 सितंबर है और आज के दिन हमारा ये ध्वज स्थापना दिवस था, जिसको हमने सभी जो पूरी हमारी जो रामलीला समिति की जो कमेटी की है, सभी ने मिलके आज ध्वज की स्थापना की। और ये मान के चले कि आज से हमारा जो रामलीला का जो आगाज है आज से शुरू हो गया है। सभी को विदित है, सभी को पता है कि ये सबसे प्राचीनतम रामलीला है और इसका जो मंचन है ये 19 सितंबर से दिन का शुरू हो जाएगा और 22 सितंबर से रात का शुरू हो जाएगा। बोल सियावर रामचंद्र की जय। आज हमारी इस रामलीला को 145 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और बड़ा सुंदर समय है कि जो ये सभी 31 आदमियों की जो एक समिति है, माननीय नगर मजिस्ट्रेट महोदय के अंतर्गत, बड़ा सुंदर प्रसंग रामलीला का यहाँ इस मंच में दिखाया जाता है। दिन की लीला यहीं के बालकों के द्वारा होती है और रात्रि की लीला का मंचन जो है हमारी वृंदावन से आई हुई जो रास लीला मंडली है, वो इस मंच में रात की रामलीला का प्रसंग करती है। भव्य रूप से दशहरे का पर्व पूरे हल्द्वानी जो ये क्षेत्र है नगर निगम, उसमें यही एक ऐसा स्थान है जहां मनाया जाता है। बाकी जो भी इस इर्द गिर्द रामलीला है वो इसके बाद ही सब शुरू हुई यहाँ की रामलीला को देखते हुए। मैं सभी से निवेदन करूंगा, भगवान श्री राघवेंद्र जी के आशीर्वाद को प्राप्त कर अपने पुण्य का लाभ कमाएं, क्योंकि देखिए कल से श्राद्ध लग जाएंगे, तो श्राद्ध में रामलीला, क्योंकि ये हमारी एक रामलीला ऐसी है जो श्राद्ध में प्रारंभ होती है, इसलिए इसे आज से हमने प्रारंभ कर दिया। आज से हमारी रामलीला शुरू हो गई, अब हम इसकी गतिविधियां का कार्यक्रम करते रहेंगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए।
ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। रामनगर में शनिवार को मंडी परिषद अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कपूर डब्बू और विधायक दीवान सिंह मिश्र ने किसान बाजार के तहत 10 दुकानें और नीलामी चबूतरे का शिलान्यास किया। इस मौके पर मंडी को मॉडल मंडी बनाने का संकल्प लिया गया। करीब 90 लाख की लागत से दुकानें और 31 लाख की लागत से नीलामी चबूतरा बनाया जाएगा। मंडी परिषद अध्यक्ष डॉक्टर डब्बू ने कहा कि मंडी की सफाई व्यवस्था में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। उन्होंने आपदा प्रभावितों की मदद के लिए व्यापारियों से सहयोग की अपील की। वही विधायक दीवान सिंह मिश्र ने मंडी के विकास के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। करना है लोग विधायक जी दीवान दादा मैं देखता हूँ लगातार हर क्षेत्र में पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में विकास हो रहा है। हमारे यहाँ स्थानीय विधायक आदरणीय दीवानदा लगातार कोशिश में, और दीवानदा का आदेश था कि थोड़ा मंडी परिषद ये भी एक अंग है यहाँ का और इसमें क्षेत्र में काम किया जाए। तो हम इस समय 10 किसान बाजार की दुकानें जो बाहर है उसका निर्माण कर रहे हैं लगभग 90 लाख रुपए की लागत से, और एक नीलामी चबूतरे की आवश्यकता थी क्योंकि जो पुरानी नीलामी चबूतरे पर तो लोग कारोबार कर रहे थे, तो हमने कहा कि भाई एक नया नीलामी चबूतरा बनाकर और लोगों को दुकानें मिलनी चाहिए। मेरी जानकारी है कि लगभग 150 यहाँ लाइसेंस हैं और 120 के लगभग लोग कारोबार करते हैं इस मंडी के अंदर। तो हमने कहा भाई अभी आज इस बैठक के माध्यम से ये हुआ कि ये कोई फूल मंडी बनाई जाए। हमारे भगीरथ भाई ने एक हमको निर्देश दिया और एक अच्छी चीज है, तो हमने कहा कि भाई अपने सचिव से कि एक फूल मंडी की स्थापना करें या पैकेजिंग यूनिट बन जाए, क्योंकि ये हमारी जो जमीन है इस पर कहाँ सौंदर्यीकरण होना है, कहाँ क्या होना है, पूरी योजना बनाकर दें। तो उसी दिशा में जब हमने इंक्रोचमेंट हटाया शुरू में बहुत दिक्कतें भी आई, लेकिन आज एक किसान बाजार बनकर तैयार होगा। यहाँ जैविक मंडी के काम होंगे, तमाम चीजों के काम होंगे और लोगों को रोजगार भी उपलब्ध होगा। तो इस दिशा में आज माननीय विधायक जी का समय हमने वो लिया और इस कार्यक्रम का आज शिलान्यास किया है। बहुत जल्दी 2-3 महीने में सब चीजें तैयार हो जाएंगी। निश्चित रूप से जो आपकी शिकायत है, मैंने अभी इस बार हमने सफाई का भी, क्योंकि कभी कभी दिक्कत आ रही है, हमको लगा कि भाई मैं पिछली बार कई बार आया और मैंने आज सचिव को निर्देश भी दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जब बने थे तो देश में स्वच्छता का अभियान चलाने का निर्देश दिया था, आह्वान किया था लोगों से। लेकिन कभी कभी हमको भी कष्ट होता है। पिछली बार भी मैं आया, मैं सफाई के बारे में दे गया, तो इस बार मैंने कहा है कि 17 तारीख को प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है और एक स्वच्छता अभियान दिखना चाहिए। बाकी सफाई कर्मी तो काम करते ही हैं, सफाई का ठेका होता है, सफाई कर्मी काम करते हैं, जो नहीं करेगा, लापरवाही करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। लेकिन मंडी स्वच्छ दिखनी चाहिए। हम लोगों ने कहा मॉडल मंडी आप बनाइए, कम से कम एक कलर की दुकानें हों। और इस दिशा में भी आज मैंने मंडी के व्यापारियों का आह्वान भी किया कि भाई कभी कभी व्यवस्थाओं की दृष्टि से कमी आ जाती है। कमी क्या आती है, मालिकाना मंडी का है, काम करने के लिए ताकते रहते हैं कि भाई उनकी छत लीक कर रही है तो परमिशन नहीं मिलती, ये नहीं होता। तो मैंने कहा है कि भाई आप प्रस्ताव रखिए कि मंडी का मालिकाना लीज पर मिल जाए, जिससे आदमी, क्योंकि जब स्वयं अपना घर होता है तो आदमी उसको और जोश से काम करता है। किराए में कभी भी रहता है तो फिर वो सोचता है मकान मालिक ही सब कराएगा। तो हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। मैंने सारी मंडियों का दौरा किया, जितनी मंडी की संपत्तियां हैं, बल्कि कई जगह हमारे केंद्र बने हुए हैं। तो अभी हमने विज्ञापन निकाला है, एनजीओ की महिलाओं से हमने आह्वान किया है कि आप हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन कराइए भंडारण केंद्र। और इसके साथ साथ इसमें प्रदेश में आपदा चल रही है, आज मैंने रामनगर मंडी में आह्वान किया कि भाई यहाँ से सहयोग कर कुछ राशन, पानी, सामान। और मुझे बड़ी खुशी हुई, हमारे चाचा यहाँ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि हम यहाँ से राशन भेजेंगे। फिलहाल तो आज 20 कुंटल आलू की बात की है, लेकिन 1-2 ट्रक राशन जहाँ भी हम पहाड़ों में आपदा आई है, जहाँ भी आई है, वहाँ पहुंचेंगे। और साथ ही मंडी परिषद ने फैसला किया कि इस आपदा में जितने लोगों का भी नुकसान हुआ है, जो हादसे हुए हैं, जो दुर्भाग्य से काल ग्रसित हो गए, तो मंडी परिषद ने भी हमने लिस्ट मांगी है। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि लगभग 1-1 लाख रुपए की तमाम संस्थाएं करती हैं, सरकार भी करती है, लेकिन एक संस्था के नाते और उत्तराखंड में इस आपदा में हम सबके सहयोग के नाते जो हम सब कर सकते हैं वो हम करेंगे।